जा रहे हैं। चलिए इसी पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आनंद झा बीजेपी से हमारे साथ आ गए हैं। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े उससे पहले आनंद झा जी, टेढ़ी खीर आपके लिए इस बार नीतीश कुमार के भरोसे या फिर जो तेजस्वी इस समय हवा बना रहे हैं बिहार के अंदर, सवालों के जरिए आपके कार्यकाल पर तंज कसकर कितना मुश्किल लगता है और कैसा मुकाबला दूसरे चरण में आप देख पा रहे हैं? पिछली बार जेडीयू और आरजेडी की वजह से दबदबा था, इस चरण में जो सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। चुनाव है और चुनाव के समय में मुकाबला तो सामान्य बात है, होता ही है जी। और मुकाबला होना और फाइट देना दोनों में अंतर है। यहाँ कोई फाइट नहीं है। बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है कि विकास पर में, अपने भविष्य, निश्चित भविष्य के पर में, अपने बिहार के नाम पर में, अपने संस्कार पर में, समाज के उत्थान पर में और गुड गवर्नेंस, उस पर में वोट करेंगे। कोई भी गुंडा गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस में अंतर समझ रहे हैं बिहार के लोग और उसी आधार पर में गुड गवर्नेंस पर ही वोट देने का मन बना चुके हैं। कोई भी बिहार वासी से आप जब पूछेंगे, उनके जो 4 खिदमतगार हैं उनको छोड़ करके किसी से भी पूछेंगे तो आज बिहार की जनता पूरे भरोसा एनडीए की सरकार पर में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर में भरोसा जता रहे हैं। हाँ, जंगल राज, गुंडा राज और पुराना इतिहास याद दिलाने से कुर्सी कैसे बचेगी? नहीं, कुर्सी बचाने के लिए हम लोग कुर्सी के लिए नहीं लड़ते हैं। हम लोग काम के लिए लड़ते हैं, विकास के लिए लड़ते हैं, संस्कार के लिए लड़ते हैं। देखिए, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स होता है, प्रोपेगेंडा। पिछली बार ये परफॉर्मेंस नीतीश कुमार आरजेडी के लिए दे रहे थे। नहीं, नीतीश कुमार जी पिछली बार क्या कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो भी हमारे साथ गठबंधन में है, हम परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में नहीं। कि लालू जी कहे कि भूरा बाल साफ करो, लालू जी कहे कि स्कूल की और इंस्टीट्यूशन की क्या जरूरत है। हमारे सहयोगी निशांत राय भी न्यूज रूम से हमारे साथ आ गए हैं। मैं एक सवाल जल्दी से जवाब दीजिएगा। आनंद जी, एक चीज बताइए, पुराना इतिहास बार बार लेकर आप लोगों के सामने ऐसे आ रहे हैं कि हर कोई बिहार का इतिहास जैसे जानना चाहता हो। आज का जो युवा वोटर है, जिसने नीतीश कुमार को ही देखा है, जिसने नीतीश कुमार या बीजेपी की जोड़ी में से ही किसी को काम करते हुए देखा और आज ये देखा है कि पिछले 15 साल के बाद आप लोग कह रहे हैं दरभंगा में एम्स बन रहा है, आप कह रहे हैं सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सवाल तो ये भी आ रहा है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी है। सवाल ये भी आ रहा है कि आप लोगों ने कहा कामकाज मिलेगा, जॉब कार्ड मिले, लेकिन काम उतना कहां मिला है। आप ये भी कहते रहे कि राशन घर पहुंचेगा, बिहार के लोग पैदल घर जा रहे थे, ये लोग कैसे भूलेंगे? राशन भी हर घर में पहुंचा है। बिहार के लोगों को ले जाने की व्यवस्था भी केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय से लेके और सड़क के माध्यम से किया गया है। लेकिन जो कोरोना का बड़ा संकट था, उस समय में कुछ कठिनाइयां आई हैं और उस कठिनाई को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। चाहे वो राशन की बात हो, चाहे दवा की बात हो, चाहे यातायात की सुविधा की बात हो, हर दृष्टि से हम लोगों ने व्यवस्था को सुदृढ़ किया और उसी सुदृढ़ करने के तहत लोग आज निर्णय कर चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाएंगे। जदयू और भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी और हम, ये जो अलायंस है, इसकी सरकार बनाएंगे। और हमारे परफॉर्मेंस पर में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब लालू जी की सरकार थी और विद्यार्थी लोग गए कि हम लोगों को पढ़ने के लिए दिल्ली और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जाना पड़ता है, आप इंस्टीट्यूशन बनाइए, तो उन्होंने कहा चरवाहा विद्यालय है, जाओ। और हमने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए हैं, हमने मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट किए हैं, एम्स भी वहां स्टार्ट हुआ है, सड़क बना है, बिजली घर घर गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, राशन की व्यवस्था की गई है। हर घर में जितने भी बीपीएल के लोग हैं उसको गैस सिलेंडर मुफ्त में दी गई, इसी कोरोना काल में भी। वाली सरकार। ठीक है, आपके पास आएंगे। शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। याद रखिए, आपका एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूती देगा। अगर अभी तक वोट नहीं डाले तो निकलिए, मतदान कीजिए, आओ बनाएं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। धन्यवाद।
शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के उपचुनावों को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब दरअसल 11 राज्यों में 50 से ज्यादा 54 सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन निशांत, अगर बिहार की स्थिति हम देखते हैं, बिहार में जितना भी चुनाव अभी तक हुए हैं, निशांत, उसमें हम देखते हैं कि पार्टियों का उत्साह, मुकाबला, उनका कंपटीशन लेवल अलग तरह का रहता है। लेकिन इस बार कंपटीशन के अलावा कुछ ऐसे सवाल भी निकले हैं जिस पर सत्ताधारी पार्टियों के पास शायद वो सटीक जवाब भी नहीं रहा। 2 दिन पहले ही तेजस्वी ने 11 सवाल पूछे हैं, उससे पहले भी 5, 7, 8 सवाल समय समय पर रिलीज करते रहे हैं और याद दिला रहे हैं बिहार के लोगों को कि प्रचार में ये ना भूल जाएं कि कौन कौन सा काम है जो नीतीश कुमार कर नहीं पाए। देखिए, तेजस्वी भली भांति जानते हैं कि अगर बिहार का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर जाता तो नुकसान तेजस्वी को होता, क्योंकि चुनाव तेजस्वी वर्सेस मोदी हो जाता। इसलिए तेजस्वी यादव ने हमेशा बिहार के जमीनी सवाल विपक्ष में रहते हुए बिहार सरकार से पूछे हैं और चुनाव पूरी तरीके से तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार हो चुका है, जिसका नतीजा ये है कि तेजस्वी अब इस चुनाव के मजबूत खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे अहम चीज हो जाती है कि तेजस्वी ने जो रोजगार का मुद्दा उठाया है, उस रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार के पास अभी तक कोई सटीक जवाब नहीं है। हालांकि एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में जरूर 19 लाख नौकरियों की बात कर दी है, लेकिन 15 साल से शासन करने वाले नीतीश कुमार पर जनता कितना भरोसा करेगी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा अगर बात की जाए, नीतीश कुमार के सामने ये भी चुनौती है, जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसको कैसे दूर किया जाए। और इन 15 सालों पर पिछले 6 महीने बहुत भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में तमाम तस्वीरें सामने आई थी, मुंबई से लेकर दिल्ली से लेकर जो बिहारी मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी स्थिति क्या हुई थी फुटपाथों पर, और अपने घर पहुंचने से पहले कई मजदूर मर भी गए थे और नीतीश कुमार के पास उसका तब भी कोई जवाब नहीं था। हालांकि जब लगातार दबाव बना तब उन्होंने ट्रेनें चलवाई, बसें चलवाई, लेकिन नीतीश कुमार ने इसके लिए काफी देरी कर दी और उस देरी का परिणाम क्या होगा वो जनता जो और निशांत, ये पहला चुनाव है जिसमें बाढ़ से लोगों को प्रभावित होते, बिहार को डूबते लोगों ने देखा, कोरोना के बीच में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखा और यह भी देखा कि खुद बीजेपी की अपनी एनडीए की सहयोगी केंद्र में बिहार में जाकर उनको वोट करने और उन्हीं की सहयोगी का वोट काटने का ऐलान कर चुकी हो। और कई पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी के साथ में कुछ ऐसी खेमेबाजी और डील चल रही है, चाहे वो आरजेडी की है, चिराग पासवान की, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आज विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। एक नजर डालते हैं अलग अलग सीटों पर अभी तक कितना वोट हुआ है, यानी कि मतदान कितना प्रतिशत हुआ है। बुलंदशहर की बात करते हैं, 7.58% वोट पड़े हैं। 9 बजे तक की जानकारी ये यूपी उपचुनाव को लेकर अलग अलग सीटों की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरोहा में 8.50% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में जहां 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, इसी कड़ी में फिरोजाबाद में 8% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बांगरमऊ में 8.27% मतदान हुआ है 9 बजे तक। ये वो सीटें हैं जो लगभग बीजेपी के पास हैं। एक सीट को छोड़कर कानपुर में 5% मतदान हुआ है। शहरी इलाकों के अंदर वोट परसेंटेज हालांकि ग्रामीण के मुकाबले कम दिख रहा है, लेकिन देवरिया में 10%, जौनपुर में 7.80% मतदान हुआ है। पहले 2 घंटे में 7.87% वोटिंग दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 7 से 9 बजे के बीच का वोटिंग प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद झा जी, ये बताइए कि 15 साल गुंडा राज इतिहास, पुराना कार्यकाल याद दिलाने से ये लोग नहीं भूलना चाहेंगे कि पिछले 15 साल में आप लोगों ने क्या नहीं किया। जो किया वो तो रिपोर्ट कार्ड आगे है, जो नहीं किया, जिसमें रणदीप सुरजेवाला खुद कूड़े के ढेर के पास जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े दिखाते हैं कि बिहार के साथ ये अनदेखी क्यों है। बेरोजगारी दर पर भी दिखाया जाता है कि ये अनदेखी क्यों है। स्पेशल स्टेटस चुनाव तक है, उसके बाद क्या होता है। आप खुद प्रॉमिस करते हैं कि बाहर बिहार के लोगों को पढ़ने के लिए युवाओं को नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हाल हम जानते हैं। प्रवासियों का हाल, आप कहते हैं कि कोई नहीं है प्रवासी, सब बिहारवासी। वो प्रवासी कैसे मान लें जो केंद्र और स्टेट 2 जगह पर आपकी सरकार होने के बाद भी बदहाल हुए? बदहाल हुए कोरोना संकट। रोकेंगे आपको, तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं।